हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, जीवन के बिजी शेड्यूल में जब भी मुझे समय मिलता है, मैं यूं ही आपके साथ बैठकर कुछ चर्चा करता हूं। वो चर्चाएं जीवन से भी संबंधित हैं और जीवन के कुछ पड़ाव, हो सकता है वो नौकरी की तैयारी हो या किसी और चैलेंज से निपटने की तैयारी हो, इनसे संबंधित बातें भी मैं आपके साथ करता हूं कभी ना कभी बैठकर। जीवन बड़ा व्यस्त है। आपने अपना शेड्यूल बना रखा होगा कि आपको अपना दिन कैसे गुजारना है। मैंने भी अपना शेड्यूल बना रखा है कि दिन कैसे गुजारना है। रोज़ाना सुबह उठता हूँ, जीवन के चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और रात को जब सोने जाता हूँ तब तक जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, टीचर के रूप में, एज ए पर्सन के रूप में, मैरिड लाइफ के रूप में, एक फादर के रूप में, उन सारी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जो समय निकाल पाता हूँ उन जिम्मेदारियों से, वो समय मैं उन चीज़ों पर खर्चा करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जीवन में एक बार जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे मन में आया कि क्यों ना क्यों गिटार बजाना सीखा जाए। मैंने बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट से एक गिटार ख़रीदा और गिटार ख़रीदने के बाद चूँकि वो अपने आप उसमें कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने कोशिश की, एक ट्यूटर से बात की, एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट था वहाँ बात की। उन्होंने बताया शाम को 5 से 6 कुछ बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तो वो एक साथ बिठा के सिखाते हैं। मैं शाम को 5 से 6 अपना गिटार लेकर उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुँच जाता था और सीखने की कोशिश करता था। वो जो भी तरीका उनका था सिखाने का, उस तरीके को अपनाता था। धीरे धीरे 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझ में कोई परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि मैं वही तरीका अपना रहा था गिटार सीखने का जो तरीका मुझे सिखाया जा रहा था। और उन टीचर का सिखाने का कोई ख़ास तरीका नहीं था। उन्होंने मुझे सरगम सिखाई थी और उसके बाद सीधे सॉन्ग्स का जो भी नोट्स होते हैं सॉन्ग्स के, वो नोट्स डायरी में लिखाते थे और कहते थे इन नोट्स को बजाओ। और मैं उनसे हमेशा एक ही चीज़ कहता था कि सर मुझे ये तो बता दीजिए कि किसी सॉन्ग को सुनने के बाद उसे नोट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा सिखा दीजिए स्किल, ताकि मैं किसी सॉन्ग को सुनूं और मैं उसे नोट्स में कन्वर्ट कर लूं और उसके बाद मैं उसे प्ले कर लूं। उन्होंने उस चीज़ को मुझे बताया नहीं। धीरे धीरे मुझे वो सब सीखना बहुत बोरिंग लगता रहा और मुझे लगा मैं गिटार कभी सीख ही नहीं पाऊँगा, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने एक दिन गुस्से में उस गिटार को पटक दिया और वो टूट गया। उसके बाद फिर मैं अपने नॉर्मल लाइफ में जो पहले ज़िंदगी थी उसी में फिर से वापस आ गया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, किसी बच्चे को मैंने परफॉर्म करते हुए देखा अस्सी घाट पर। वहाँ जब भी शाम को समय मिलता है स्टूडेंट्स को BHU के, तो वो घूमने के लिए गंगा जी के किनारे निकल जाते हैं। तो वहाँ मैंने एक स्टूडेंट को बजाते हुए देखा गिटार को, और वो स्टूडेंट किसी एकेडमिक बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मुझे लग नहीं रहा था कि किसी स्कूल का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है। बहुत नॉर्मल से, साधारण से कपड़े पहने हुए था और मैं आपको सच बताऊं, वो गिटार बजाकर कुछ मांग रहा था, अपने जीवन यापन के लिए वो गिटार बजा रहा था। तो मेरे ब्रेन में एक चीज़ आई तुरंत ही कि यार ये स्टूडेंट जिसकी स्किल्स उतनी डेवलप्ड नहीं हैं जितनी कि हम लोगों की हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं किस चीज़ को कैसे करना है, और मैंने गिटार बजाने में हार मान ली। 1 महीने कोशिश भी की, रोज़ाना 1 घंटे, और वो सब बेकार चला गया। और इसको देखो कितना फ्लुएंटली, कितना बेहतर तरीके से, कितना अच्छी रिदम के साथ गिटार बजा रहा है। तो मैं फिर से एक हौसला लेकर अपने हॉस्टल वापस गया और मैंने कहा दूसरा गिटार खरीदते हैं। मैंने दूसरा गिटार खरीदा और फिर मैंने सोचा कि कहीं किसी टीचर के पास नहीं जाते, अब अपने आप ही बजाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, BHU में वाईफाई फ्री रहता है, वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वाईफाई। तो आपके पास जो यूट्यूब है या जो भी माध्यम है, हमारे पास जो भी माध्यम था उस समय, मैंने उसके माध्यम से कोशिश की कि मैं डेली 20 से 25 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटे गिटार बजाना बहुत बोरिंग है अगर आपको नहीं आता है तो 20 से 25 मिनट्स मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और मैं 20 से 25 मिनट्स अपने रूम के बाहर बैठूँगा और जो भी धुन निकलती है, जो भी समझ में आता है, मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा।
उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं उन स्ट्रिंग्स के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आंखें बंद कर कर मेरी फिंगर जो हैं वो सही नोट्स को पकड़ लें। जो नोट मैं प्ले करना चाहता हूँ वहाँ मेरी फिंगर पहुँच जाए और वहाँ मेरा स्ट्राइकर उसी नोट्स को प्ले कर दे। बस इतनी प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको सच बताऊँ, धीरे 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 करके वक्त गुजरता गया। अब वो मेरे 20 से 25 मिनट्स डेली मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। मैं मनोरंजन के लिए, समय गुजारने के लिए जब भी बाहर बैठता था तो मैं, सब लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं अपना गिटार बजा लेता था थोड़ी देर के लिए। बहुत ख़राब बजाता था, ईमानदारी से बताऊँ आपका। लेकिन धीरे धीरे 90 डेज़ गुजरने के बाद मैंने देखा कि मेरी फिंगर्स के मूवमेंट में, मेरे स्ट्रिंग्स को, कॉर्ड्स को टच करने के जो भी तरीका था, वो तरीका ऑटोमेटिकली चेंज होता गया। और इतनी मेरी फिंगर्स का मूव करने का तरीका, एक नोट से दूसरे नोट पर पहुंचने का तरीका, वो बहुत ऑटोमेटिक हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो कब हुआ, किस दिन हुआ, मुझे एहसास ही नहीं हुआ था। और 90 डेज़ गुजरने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख गया था। मुझे लगा कि अब मैं आसानी से सीख सकता हूँ। और ध्यान दीजिएगा, मैं बाद में कोशिश किया और मैं ठीक ठाक अपने हिसाब से उस चीज़ को प्ले करने लगा। मुझे इन चीज़ों ने एक एहसास दिला दिया कि अगर आप निरंतर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, अगर आप मन बना लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो हो सकता है स्टार्टिंग के लेवल पर आपको वो चीज़ें थोड़ी टफ लगें। हो सकता है एक पड़ाव ऐसा आए कि आप हिम्मत हार जाएं कि अब हमसे नहीं होगा और आप रास्ता पलट लें। जब मैं अपने गांव से गंगा जी बनारस गया था तो वहाँ पर स्टार्टिंग में गंगा जी नहाने की बड़ी परंपरा थी और मेरे लिए कुछ विशेषकर कहा गया था कि नहाना है डेली। तो मैं मॉर्निंग में जाकर गंगा जी में ही स्नान करता था। मुझे तैरना बहुत अच्छे से आता था। तो कई बार मन किया, क्योंकि गांव वाली स्पिरिट थी, हम कुछ भी पार कर जाते थे, नदी वगैरह, लेकिन गंगा जी तो बहुत बड़ी हैं। तो एक बार ऐसे ही मन हुआ कि चलो इसे पार कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वो बहुत चौड़ी हैं, किलोमीटर के हिसाब से हैं वो। आधी गंगा जी तक पार करने के बाद, चूँकि उसका वेग बहुत तेज़ है, उसमें पानी की धारा बहुत तेज़ बहती है, तो आधी धारा पहुँचने के बाद ऐसा लगा, ईमानदारी से बताऊँ, कि अब ये पार नहीं हो पाएगी। अब चूँकि ख्याल वही आता है मन में कि पार नहीं हो पाएगी, तो करोगे क्या? तो एक ही तरीका बचता है, वो है वापस लौटने का, कि आप वापस लौट आएँ। और वहाँ पर नाव वगैरह बहुत सारी होती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आसपास किसी नाव को कुछ भी इशारा कर सकते हैं। आप जब पार कर रहे हैं तो किसी नाव वाले को ऑलरेडी बोल सकते हैं, वो आपके साथ साथ नाव लेके चलता है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको तुरंत पिक कर लेता है, हेल्प के लिए आपके पास में रहता है। तो चूँकि हेल्प के लिए नाव वाला पास में था, तो मेरे दिमाग में ये था कि या तो मैं इसे बुलाऊँ या फिर मैं वापस लौटूँ। तो क्यों ना कहीं एक काम करते हैं कि जितना वापस लौटने में मेहनत लगेगी, इतनी मेहनत में इसको पार किया जा सकता है। तो मैंने कोशिश की कि अब वापस लौटना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, और जो भी समस्या होगी ये बोटमैन जो साथ में है ये देख लेंगे। और मैं सच बताऊं, उसके बाद उस गंगा जी को पार करना आसान हो गया, उस हौसले के बाद। इन सब चीज़ों ने जीवन में बड़ी सीख दी कि जब आप हिम्मत हार जाते हैं, बस उसी पल आप हार जाते हैं। अगर हौसला बनाए रखते हैं तो मान के चलिएगा जीवन में कभी हार होती ही नहीं। वो अलग बात है कि मंजिल आपको देर से मिली, वो अलग बात है कि मंजिल पर पहुंचने में देर लग जाए आपको बहुत सारी। तो डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल मेरा जो कहने का ये सब मतलब था कि जीवन में हम सब खुद ही तय करते हैं कि हमें कब वापस लौटना है। और अगर हम ये तय नहीं करते हैं कि हमें वापस लौटना है, हम ये तय कर लेते हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ते रहना है, तो भले ही देर लग जाए लेकिन मंजिल मिल जाती है, आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्ज़ाम, जो भी मंजिल आपकी हो, आपने जहां पहुंचने का निर्णय ले लिया है, मान कर चलिएगा आपकी हार तभी होगी जिस दिन आप हार मान लेंगे। और अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे जीत कर रहना है, मुझे अपनी मंजिल पानी है, मुझे इस नौकरी को पाना है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपका मन ही आपको हराएगा। आपकी जो क्षमता है, आपका साहस जो है, वही जिस दिन टूट जाएगा तभी आप हारेंगे।
डियर फ्रेंड्स, जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जॉब है, पर्याप्त इनकम है जीवन में अपने, और बहुत सारी समस्याएं जो सबकी लाइफ में रहती हैं, बस वही समस्याएं हैं। अब मैं चाहूँ तो अपने जीवन को आराम से काट सकता हूँ। रोज़ाना वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उठना देर से और उसके बाद कॉलेज जाना, आराम से रहना, लौट के आना, परिवार के साथ जीवन गुजारना, और दिनचर्या वही अपनी रेगुलर बना सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चूज़ करता हूँ अपने शौक़ को पूरा करना। और आज मेरा शौक़ गिटार बजाना नहीं है। आज मेरा शौक़ रहता है अपनी बुक्स को पढ़ना। आज मेरा शौक़ रहता है कि नई नई बुक्स को पढ़ना, कुछ नए काम करना। इसीलिए मैं पर डे अपने जीवन के कुछ चैलेंजेस तय करता हूँ, कुछ नई मंजिलें तय करता हूँ, कुछ नए पड़ाव तय करता हूँ, और रात को सोने तभी जाता हूँ जब मैं उन पड़ावों को पूरा कर लेता हूँ। अगर किसी दिन किसी भी कारणवश मैं अपना जो टास्क मैंने तय किया है सुबह को, अगर वो पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ईमानदारी से बताऊँ आपको, मेरा मुंह बन जाता है। मैं रात को बहुत टेंशन में रहता हूँ कि मेरा दिन ख़राब चला गया। और ऐसा अभी 14 फ़ेब को हुआ भी। परिवार वालों के साथ मैं डिनर पे बाहर गया था और वहाँ रेस्टोरेंट में बहुत सारा टाइम लग गया। शायद मुझे वेटिंग आवर उसका बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, लेकिन सबके साथ बैठना था, तो मेरे चेहरे को देखकर अंदाज़ा मारा जा सकता था कि हाँ, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। खैर, जो भी है, मेरी आपसे यही उम्मीद है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि कोशिश करिए, अपने हौसले को बनाए रखिए। जीवन में कोशिश करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए। कोशिश करिए आपका कोई भी दिन खराब ना जाए। कोशिश करिए कि आपने जो भी मंजिलें तय की हो, जो भी टास्क दिन का तय किया हो, वो टास्क आपका उसी दिन पूरा हो। आप किसी भी काम को अपने आने वाले कल पे ना टालें। अगर ये सारे प्रयास हम करते रहते हैं जीवन में, तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। और डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरीके के कोई उपदेश देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। ये सब जीवन के अनुभव हैं, मैंने थोड़ा पहले हासिल कर लिए हैं। आप हो सकता है कुछ समय के बाद हासिल करें, और जब आपको अनुभव हासिल होगा तो आपको लगेगा कि वक्त बहुत कीमती था और आपने पता नहीं कौन सी एक्टिविटीज़ में वो समय गुजार दिया। बस मैं यही चाहता हूँ कि यह एहसास आपको थोड़ा पहले हो जाए कि समय बहुत कीमती है। जो भी एग्ज़ाम की डेट्स तय हुई हैं, उनसे पहले का जो भी समय आपके पास बचा है, उस समय को भरपूर यूज़ करिए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम एफ़र्ट्स आप पुट करें अपने पर डे में, अपने डेली के शेड्यूल में, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो। डियर फ्रेंड्स, जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में, पीजी में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने देखा है जब वो इंग्लिश लिटरेचर एक विषय के रूप में लेते हैं, तो उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स, वो पोएम्स को, ड्रामास को, एसेज को, नॉवेल्स को, इसी को लिटरेचर समझते हैं। लेकिन इस लिटरेचर को समझने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझें, सारी एजेस को बहुत अच्छे से समझें, कौन सा वर्क किस एज को बिलोंग करता है, कौन सा राइटर किस एज को बिलोंग करता है, किस एज के क्या पर्टिकुलर फीचर्स थे, ये सारी चीज़ें आप जानें, किस एज में कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, ये सारी बात आप जानें। तब आप उस वर्क का पार्ट को, उस राइटर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसी उद्देश्य के तहत मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैंने कोशिश की कि बहुत सिंपल और सरल भाषा में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक लिखी जाए और उन्हें समझाया जाए। और इस बुक की अप्रोच इतनी आसान हो, इतनी सरल हो कि एक लेमैन, एक बहुत साधारण सा स्टूडेंट जो क्लास 12th पास करके बीए फर्स्ट ईयर में आता है, वो उसे समझ सके। क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन में था या जब पीजी में था, तो जो भी बुक्स मैंने पढ़ी, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग से लेकर और रटलेस तक और एंड्रयू सैंडर्स तक, उन बुक्स की लैंग्वेज बहुत टफ थी। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि मैं समझ नहीं पाया। तो मुझे लगा कि कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि स्टूडेंट समझ सकें बातों को। तो इसलिए मैंने एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक लिखी, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे, पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टाइल लिखा, और साथ साथ में MCQs भी लिखे और MCQs के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया।
ताकि जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो उसे वो क्वेश्चंस के माध्यम से आंसर्स करें और उन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी नीचे देख सकें। और बहुत अच्छी बुक थी, उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे पढ़ा है उस बुक को। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास वो बुक है। और चूँकि सेल्फ़ी मोड में मैं वीडियो बनाता हूँ अकेले ही बैठकर, तो आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक है। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं इस बुक में, और लगभग इसमें 480 पेजेस हैं। बड़े साइज़ की बुक है और बहुत हेल्पफुल बुक है डियर फ्रेंड्स। तो जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हो बेहतर तरीके से, वो इस बुक को चूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपके पास सिलेबस के आधार पर जो भी किताबें हैं उन्हें आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जो स्टूडेंट्स टीजीटी इंग्लिश के हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि होली के बाद मेरी एक बुक आएगी और उस बुक के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसमें क्या दिया है, उसको मैं डिस्कस करूँगा जब वो बुक आ जाएगी प्रॉपरली प्रिंट होकर, तभी में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि होली के बाद वो बुक अवेलेबल रहेगी। मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा, उसके कंटेंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, किस फॉर्मेट के आधार पर वो बुक लिखी गई है ये भी बताऊंगा, और कुछ स्टूडेंट्स के नाम भी लूँगा जिन्होंने डायरेक्टली मुझे हेल्प की है, मुझे एडवाइस किया है, अपने सजेशंस दिए हैं उस बुक को तैयार करने। सो डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका जीवन बहुत सुखमय हो, आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो और आप अपने प्रयासों में बहुत सफल हों। जो भी आपने मंजिलें तय की हैं वो मंजिलें आपको ज़रूर मिलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।